पिछले वीडियो में हमने प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के बारे में चर्चा की। उसमें हमने कर ली थी मंत्रिपरिषद का कार्य व संचालन तक बातें कर ली थी। अब चौथा आता है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। प्रधानमंत्री शासन के विभागों में समन्वय स्थापित करता है, जिससे शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। किससे यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री होता है वह जो भी शासन प्रक्रिया होती है उनका हेड होता है या प्रधान होता है, कि जो भी शासन प्रक्रिया की जाएगी, शासन करने की जितनी भी इकाइयाँ होंगी, उनमें समन्वय स्थापित करने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कि अगर दो विभागों में अगर कुछ समन्वय नहीं हो पाता है या किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो उनमें समन्वय स्थापित करने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसलिए जो शासन के विभिन्न विभाग होते हैं, विभाग तो जानते हो ना, जैसे मंत्रालय, जैसे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ऐसे जो मंत्रालय होते हैं उनमें जो समन्वय स्थापित, अगर उनमें कोई गतिरोध पैदा हो जाए तो समन्वय स्थापित कराने का कार्य कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करता है। पांचवा है लोकसभा का नेता। लोकसभा का नेता होता है। कानून निर्माण के समस्त कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होते हैं। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक उनके निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। कि हमने पीछे पढ़ा है कि प्रधानमंत्री होता कौन है? कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत होता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, बहुमत दल के नेता को। उसके बाद में जो लोकसभा में जितने भी कानून निर्माण संबंधी कार्य होते हैं उनका नेतृत्व कौन करता है? जितने भी प्रकार के कानून बनते हैं उन सभी का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री। वार्षिक बजट जो होता है या सरकारी जो विधेयक होते हैं वो इनके निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। वार्षिक बजट तो समझते हो ना, कि बजट तो कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। लेकिन वह वित्त मंत्री प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा लेके और उसके बाद में जो भी राय होती है प्रधानमंत्री की, उसी के अनुसार ही वह बजट तैयार करवाया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं लोकसभा का क्या होता है? नेता होता है। अगला है, छठा है राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच क्या स्थापित करता है? संबंध स्थापित करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निश्चयों से परिचित कराता है और वही राष्ट्रपति के परामर्श को मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। इसका मतलब ये होता है कि कानून निर्माण कौन करते हैं? कानून निर्माण करने की प्रक्रिया मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो जितने भी प्रकार के जो भी निर्णय लिए जाते हैं कानून बनाने से संबंधित और जो भी कानून बनाए जाते हैं उनकी सूचना राष्ट्रपति तक कौन पहुंचाता है? प्रधानमंत्री। कि राष्ट्रपति अगर कोई कार्य मंत्रिपरिषद से कोई कार्य करवाना चाहता है तो राष्ट्रपति किसको बताएगा? प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री किसको बताएगा? मंत्रिपरिषद को। और मंत्रिपरिषद कोई कार्य कर रही है, मंत्रिपरिषद क्या कर रही है?
कोई कार्य कर रही है तो वह किसको बताती है? प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री उसके बारे में सूचना देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, ये थी राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला है विभिन्न पद प्रदान करना। विभिन्न पद प्रदान करना। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। कि जो भी हमने पीछे पढ़ा है कि संविधान में राष्ट्रपति को जो कार्यपालिका जो संबंधी शक्ति दी गई है, कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति दी गई है, वह उस शक्ति के आधार पर कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का जो अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति। लेकिन व्यवहार में जब हम बात करें कि नियुक्ति तो कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन वह नियुक्ति कब करेगा? पहले किसका परामर्श लेगा? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही उस पदाधिकारी की क्या करता है? नियुक्ति करता है। अब आगे प्रधानमंत्री के बाद में हमने इस कार्यपालिका में पढ़ा सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद में उपराष्ट्रपति, उसके बाद में प्रधानमंत्री। अब आती है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, कि संविधान में लिखा गया है कि जो शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, उन शक्तियों का उन शक्तियों के अंडर में जो कार्य आते हैं उनको करने के लिए या उन कार्यों को करने में सहायता प्रदान करने के लिए या उन कार्यों के लिए राष्ट्रपति को परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। परामर्श के लिए सलाह, परामर्श का मतलब क्या होता है? सलाह लेना। सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, अर्थात कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जिन व्यक्तियों के बारे में चर्चा की गई है उसका क्या नाम दिया गया है? मंत्रिपरिषद। और इनमें जो इनका हेड होगा, इनका प्रधान होगा, वह होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, इसी प्रकार से हम जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के बारे में पढ़े थे, उसी प्रकार से अब मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में पढ़ेंगे कि मंत्रिपरिषद के गठन कौन करता है, कौन कौन होता है, कैसे किया जाता है, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो अब देखते हैं हम। सबसे पहले आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ये कुछ आपके सिलेबस में किताब में है 74 और 75 दोनों जगह, वहाँ 74 लिखा हुआ है, यहाँ 75। और इसका जब सॉल्यूशन जब हम अपनी जब ऑफलाइन की क्लासें होंगी उसमें हम आपको बता देंगे कौन सा करेक्ट है। ठीक है, कौन सा होना चाहिए या किस प्रकार से ये आपकी किताब में रॉन्ग दे रखा है, वो सारे ऑफलाइन की क्लासों में बताएंगे। चलो आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति। मैंने बताया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? पीछे का थोड़ा बहुत ध्यान हो तो कि बहुमत दल के, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो मंत्रिपरिषद में सबसे जो मुख्य या जो हेड होता है मंत्री, वो होता है प्रधानमंत्री। तो मंत्रिपरिषद का गठन में क्या आता है? एक तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, दूसरा आता है
प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, कि पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देता है, उसके बाद में प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन किया जाता है। प्रधानमंत्री का पीछे पढ़ा था हमने कि प्रधानमंत्री के पास भी शक्ति होती है कि कौन कौन मंत्री होगा और किस मंत्री के पास में क्या क्या विभाग होगा, उसके बारे में कौन तय करता है? प्रधानमंत्री। तो कौन कौन मंत्री होगा, मंत्रियों का चयन कौन करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। जिन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये कहेगा कि इन्हें मंत्री बनाना है, तो राष्ट्रपति उनको क्या बना देता है? मंत्रियों के रूप में नियुक्त कर देता है। व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, कि ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री कहे राष्ट्रपति उनकी बात नहीं माने, नहीं, वो व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, कि जिसको मंत्री उसी को बनाया जाएगा जिसको प्रधानमंत्री कहेगा, उसी को राष्ट्रपति के द्वारा क्या बनाया जाएगा? मंत्री। ठीक है। अगला है मंत्रियों के कार्य विभाजन। मंत्रियों के में कार्य विभाजन, कि किस मंत्री को क्या कार्य दिया जाए, किस मंत्री को क्या कार्य दिया जाए। तो मंत्री परिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री को मंत्रियों के विभाग का विभाजन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, कि जैसे ही मंत्री परिषद का गठन हो गया, गठन में क्या है, पहले प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ, उसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। तो जैसे ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हो जाती है, तो उसके बाद में प्रधानमंत्री को अन्य मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, किसको गृह मंत्री बनाना है, किसको वित्त मंत्री, किसको विदेश मंत्री, किसको रेल मंत्री, ये सारे जो मंत्रालय हैं उनके विभाजन में प्रधानमंत्री पूर्णतः क्या होता है? अपने स्वविवेक से कार्य करता है। ठीक है। अगला आता है मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। इसको ध्यान से सुनना, ये कंफ्यूज करने वाला है, कि मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं, कि मंत्रियों को मंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे पहली योग्यता तो यही है कि वह क्या होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी देखो आगे क्या बात आती है इसमें, कि मंत्री बनने के लिए व्यक्ति को संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है, तो मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। समझ में आया? अनिवार्य है कि मंत्री बनने के लिए पहले तो क्या है कि वह व्यक्ति जिसको मंत्री बनाया जा रहा है, वह क्या तो संसद के किसी भी सदन का, या लोकसभा का या राज्यसभा का, किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात, अगर उसको मंत्री बना दिया गया, जिस व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया, लेकिन वह क्या नहीं है, कि इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है, तो भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन वह मंत्री केवल कितने दिन रह सकता है? 6 माह। अगर उस 6 माह के पीरियड के अंदर, उस 6 माह के समय के अंदर वह इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बन जाता है, चाहे राज्यसभा का चाहे लोकसभा का।
अगर इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बन जाता है तो वह आगे मंत्री बना रह सकता है। अन्यथा अगर इन 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये इसकी बातें हैं जो कि आशा करता हूँ आपके समझ में आ रही होगी। अगला है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, कि उसके पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, उसके बाद में मंत्रियों की नियुक्ति होगी। और जैसे ही मंत्रियों की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो उसके बाद में मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होता है। कि पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की 2 शपथ लेनी पड़ती है। जैसे ही मंत्री बनाया जाता है तो उसके बाद में शपथ ग्रहण करनी पड़ती है, प्रधानमंत्री को भी और अन्य सभी मंत्रियों को भी। अब उसमें 2 प्रकार की शपथ होती है। एक शपथ तो होती है पद की और एक शपथ होती है गोपनीयता की। इन दोनों में क्या डिफरेंट है सुनो। कि पद में तो वो शपथ लेता है कि मैं इस पद पर रहते हुए, मैं फला व्यक्ति इस पद पर रहते हुए मैं किसी भी प्रकार का अनैतिक या इस पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं करूँगा। और गोपनीयता की मतलब क्या होती है कि इस पद पर जो भी निर्णय लिए जाएंगे, इस पद पर रहते हुए मेरे अंडर में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो गोपनीय रखने के जो निर्णय हैं, जिनको जब तक सरकार नहीं कहेगी या जब तक उसको सामने नहीं लाया जाएगा तब तक मैं उन निर्णयों को क्या करूँगा, गोपनीय रखूँगा। ये होती है पद व गोपनीयता की शपथ। अगला है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। तो इसमें भी देखिए, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो, और सामान्यतः 5 वर्ष तक। सामान्यतः क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। मंत्रिपरिषद सामान्य रूप से सुचारू रूप से कार्य करेगी तो लोकसभा के कार्यकाल तक ही वो बनी रहती है, अन्यथा इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। तब तक ही बना रह सकता है जब तक उसे लोकसभा में क्या है, बहुमत प्राप्त है। जिस दिन मंत्रिपरिषद लोकसभा से विश्वास खो देती है उसी दिन उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और जब सामान्य रूप से अगर उनका विश्वास बना रहता है तो वह 5 वर्ष तक कार्य करती है। अगला है मंत्रियों की श्रेणियाँ, कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं। मुख्यतः कितनी श्रेणियाँ होती हैं मंत्रियों की? 3। कैबिनेट मंत्री भारत की संसदात्मक व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। इसके सदस्य एक या अधिक विभागों के प्रधान होते हैं। मंत्रियों में सर्वोच्च जो मंत्री होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री, कि जिस विभाग में जो कैबिनेट मंत्री होता है उस मंत्री के ऊपर कोई भी नहीं होता है। उस विभाग में पूरी किसकी चलती है? उसी मंत्री की चलती है। उसी के आधार पर कार्य होते हैं। ठीक है। दूसरे आते हैं राज्य मंत्री।
इनकी कैबिनेट और उप मंत्रियों के बीच की स्थिति होती है। कैबिनेट मंत्री और नीचे होते हैं उप मंत्री, उनके बीच की स्थिति होती है। ये विशेष विभागों से संबंधित होते हैं। कभी कभी ये विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में कार्य करते हैं। के रूप में और लगा लेना इसमें, ठीक है। यहाँ पर कि ये कैबिनेट मंत्रियों के नीचे होते हैं, कि कैबिनेट मंत्रियों के नीचे जो भी विभाग होते हैं उनमें किनको नियुक्त किया जाता है? राज्य मंत्रियों को। कभी कभी कैबिनेट मंत्रियों की तरह इनको स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है। स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने विभाग में कार्य करते हैं कि इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, केवल यही होते हैं उस विभाग के। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के भी होते हैं और कैबिनेट मंत्रियों के नीचे भी कार्य करते हैं। तीसरा है उप मंत्री। ये कैबिनेट मंत्रियों के अधीन रहते हुए इस मंत्री की सहायता करते हैं। ये कैबिनेट मंत्रियों के अधीन रहते हुए उन मंत्रियों की क्या करते हैं? सहायता करते हैं, उनके कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। ये थी मंत्रियों की श्रेणियाँ। 3 प्रकार की होती हैं। सबसे उच्च श्रेणी होती है कैबिनेट मंत्री, उससे निम्न होती है राज्य मंत्री और उससे निम्न होती है उप मंत्री, ठीक है। एक कुछ इन्हीं के मंत्रियों से संबंधित कुछ बात है, नोट लगा के लिख सकते हो, लिखना है तो। प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों को विभागों से संबंधित विचाराधीन प्रश्नों की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। कि जो प्रधानमंत्री जिन विभागों से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं, विचार करने के संबंधित जो प्रश्न होते हैं, उनके लिए जो बैठकें बुलाई जाती हैं, उनमें केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ही जाते हैं। उप मंत्री उन बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। केवल बैठकों में भाग कौन लेते हैं? कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, ठीक है। अब मंत्री परिषद के बाद में आता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले तो मंत्रिमंडल के बारे में हम बात करते हैं कि जो कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वो ही क्या होते हैं? मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। मंत्री परिषद में तो सभी मंत्री आ जाते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। तो मंत्रिमंडल की शक्तियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देगी, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। कि मैंने पिछले मंत्रिपरिषद में बताया पीछे आपको कि मंत्रिपरिषद होती है जो राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन, सहायता व परामर्श के लिए होती है, लेकिन जो राष्ट्रपति के जो समस्त जो शक्तियाँ होती हैं उनका जो उपयोग करने का कार्य केवल कौन करता है? मंत्रिमंडल। मैंने बताया मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। मंत्रिपरिषद, ये लाइन अलग से लिखना, मंत्रिपरिषद को भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। कि भारतीय, ये प्रश्न आ जाता है कई बार कि भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? तो भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? मंत्रिपरिषद को, ठीक है। आगे देखिए, अब इनकी शक्तियों के अंतर्गत आता है
पहली शक्ति है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्रिमंडल ही निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए। मंत्रिमंडल ही निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए। ठीक है, कि जो राष्ट्रीय नीति का मतलब देश के संदर्भ में जो भी नीति बनाई जाती है, जो भी कानून बनाए जाते हैं, उन नीतियों को बनाने में अहम योगदान किसका होता है? मंत्रिमंडल का ही। कौन से देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं, किस देश के साथ कैसी विदेश नीति अपनानी है, उन सभी को निश्चित करने का अधिकार केवल किसको है? मंत्रिमंडल। ठीक है। दूसरा है कानून निर्माण पर नियंत्रण। मंत्रिमंडल द्वारा नीति निर्धारित करने के बाद उसके द्वारा विधि निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है और मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं। कि जब मंत्रिमंडल के द्वारा नीति निर्धारित कर दी गई कि हमें इस नीति के आधार पर हमें शासन चलाना है और उस संदर्भ में हमें इन कानूनों का निर्माण करना है, तो नीति निर्धारित करने के बाद में जो विधि का मतलब होता है कानून की विधि निर्माण अर्थात कानूनों का निर्माण करने का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। और जो भी महत्वपूर्ण जो कानून होते हैं, महत्वपूर्ण जो विधि होती हैं, महत्वपूर्ण जो विधेयक होते हैं, विधेयक तो समझते हो ना कि कोई भी कानून जब तक संसद में विचाराधीन रहता है तब तक उस कानून को विधेयक के रूप में जाना जाता है। और जैसे ही वह विधेयक संसद में प्रस्तावित होकर पास होकर और राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति जैसे ही उस पर साइन करता है और वह क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ठीक है। तो महत्वपूर्ण जो विधेयक होते हैं वो सदन में प्रस्ताव करने का अधिकार केवल किनको होता है? मंत्रिमंडल के सदस्यों को ही होता है। ठीक है। तीसरा है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। वास्तव में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों का देखभाल करते हैं। ठीक है। वास्तव में हम बात करते हैं तो कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है वो केवल मंत्रिमंडल करता है, मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। वास्तव में सैद्धांतिक रूप में इस शक्ति का प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति। कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि कार्यपालिका संबंधी शक्ति किसके पास होगी? राष्ट्रपति की। लेकिन उस शक्ति का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। क्योंकि जो भी विभाग होते हैं उन विभागों के जो अध्यक्ष होते हैं, जो भी मंत्रालय होते हैं, उन मंत्रालय के कार्यपालिका के जो मंत्रालय या विभाग होते हैं उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? ये
मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं और अपने विभागों का संचालन करते हैं, और उनके कार्यों की देखभाल भी किनके द्वारा की जाती है? मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा की जाती है। जिससे ये हम कह सकते हैं कि जो भी कार्यपालिका होती है उस पर जो समस्त विभागों का जब देखभाल जब मंत्रिमंडल कर रहा है, तो जिसकी देखभाल जो करता है उससे पर उस व्यक्ति का संपूर्ण नियंत्रण होता है। तो कार्यपालिका, वास्तव में कार्यपालिका पर नियंत्रण किसका है? मंत्रिमंडल, क्योंकि इनके सभी विभागों की देखभाल मंत्रिमंडल करता है। ठीक है। अगला आता है वित्तीय कार्य। मंत्रिपरिषद देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने हेतु प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख देश के संभावित आय व्यय का ब्यौरा, जिसे हम क्या बोलते हैं? बजट, प्रस्तुत करती है। बजट वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आर्थिक नीति निर्धारित करने के लिए कि इस वर्ष हमारे पास इतनी आय होगी, संभावित इतनी आय है, हम इस क्षेत्र में इतना खर्च करेंगे, इस क्षेत्र में इतना खर्च करेंगे। पिछले क्षेत्र में हमारे पास टोटल इतनी आय हुई, उसमें से हमने इस क्षेत्र में इतना खर्च किया, इस क्षेत्र में इतना, और बची हुई कितनी है। इस संबंधित संपूर्ण जो ब्यौरा होता है, लेखा जोखा होता है, वह संसद के सम्मुख अर्थात लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। आगे देखो, समस्त धन विधेयकों को भी मंत्रिमंडल लोकसभा में ही प्रस्तुत करती है। हमने राज्यसभा और लोकसभा की जब शक्तियों के बारे में हम अध्ययन किए थे, तो उसमें हमने बताया था कि जो धन विधेयक होते हैं वो प्रथमतः लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और उन विधेयकों को केवल राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है, उनको नकार नहीं सकती। तो ये भी जो मंत्रिमंडल के द्वारा रखे जाते हैं ये विधेयक केवल किसमें? लोकसभा में। ठीक है। अगला है वैदेशिक संबंधों का संचालन। भारत के वैदेशिक संबंधों का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा ही युद्ध व शांति संबंधित